हाँ जी, आज हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और ये रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्रयत्न करूँगा आज इस टॉपिक को फिनिश करने का। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, 1-1.5 घंटे का बन जाए या 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का बन जाए, तो हम इसको कोशिश करेंगे और फिर हम जो है एक बड़ा जूम सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकें। स्कूल एग्ज़ाम्स वगैरह पर डिपेंड करेगा, आपके स्कूल एग्ज़ाम्स का क्या चल रहा है सीन, वो मैं आपसे पूछ लूँगा कल। ठीक है, देखिए रेडियो एक्टिविटी, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हैवी एलिमेंट वाले जो होते हैं ना, हैवी एटॉमिक वेट वाले न्यूक्लियस, ट्रांस यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस बहुत हैवी होते हैं और उन हैवी न्यूक्लियस में कभी कभी क्या होता है कि जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में 4 तरह के फंडामेंटल नेचुरल इंटरेक्शंस पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन और वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन पढ़े ना। ये जो चारों में से जो वीक वाले होते हैं वो इन जनरल न्यूक्लियस पे इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन जो हैवी वाले होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है, ध्यान दीजिए, जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है, प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं, उन न्यूक्लियस में जो है वीक इंटरेक्शंस एस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो वीक इंटरेक्शंस जब डोमिनेटिंग होते हैं तो रेडियो एक्टिविटी होती है ना। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? इन फ्यू एटम्स न्यूक्लियाई बिकम अनस्टेबल due to more number of neutrons or due to weak nuclear interactions, है ना, weak nuclear interactions। तो ध्यान दीजिए, in few atoms nuclei become unstable due to more number of neutrons or due to weak nuclear interactions, है ना। these unstable nuclei have a tendency of decay, है ना। तो देखिए these unstable nuclei emit alpha, beta and gamma radiations। These unstable nuclei emit alpha, beta and gamma radiations. This phenomenon is called radioactivity। इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं बेटा। तो देखिए ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके है ना, a nuclei can emit alpha, beta और gamma from within the nucleus। ये थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, from within the nucleus, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर से आते हैं साहब, बाहर का लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके बोलो इसको, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके During radioactive decay, a nuclei can emit alpha,
बीटा एंड गामा फ्रॉम विथ इन द न्यूक्लियस, है ना। आप यहाँ ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा एंड गामा आर प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड inside the nucleus at the moment of decay ये एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा बीटा एंड गामा आर प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एट द मोमेंट ऑफ डिके। मतलब ये है कि अल्फा बीटा और गामा ये न्यूक्लियस में पहले से मौजूद नहीं रहते। अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियस में पहले से मौजूद नहीं रहते, ये बाद में एमिट होते हैं। मतलब जब एमिट होते हैं उसी समय इनका क्रिएशन होता है, उसी समय इसका क्रिएशन होता है। बाहर वाले नहीं होते ये, और न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं और उसी समय क्रिएट होते हैं जिस समय एमिट हो रहे हैं, यानी कि पहले से मौजूद नहीं रहते, है ना। हाँ, ये एक चीज़। अब देखिए मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो अल्फा डीके की बात कर रहा हूँ मैं। अल्फा डीके मतलब हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा, है ना। तो मान लो एक्स आपका कोई न्यूक्लियाई है जिसका ए एटॉमिक नंबर है और मास नंबर जेड है। हम अल्फा डीके की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा डीके। तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वाई ए माइनस टू एंड वाट जेड माइनस 4 प्लस 2 प्लस ये हीलियम 2 and 4 प्लस Q इज एनर्जी, ये Q जो है ना इसे हम एनर्जी कहेंगे। Q को क्या कहेंगे हम? एनर्जी कहेंगे। तो इसको कहेंगे मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। एक बार आप ये सारी जो बात है ना उसको समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो एक्स है ना जो कि अल्फा डीके में जा रहा है, इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई या पेरेंट न्यूक्लियस, इसे कहते हैं डॉटर, और इसे कहते हैं अल्फा डीके, और इसे कहते हैं एनर्जी। तो आप ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या होगी? ये एनर्जी होगी कि आप जो पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस, इसको मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। ये प्रोटॉन नहीं है, पेरेंट न्यूक्लियस है। एम माने मास, पी माने पेरेंट न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर यानी उसकी मास एनर्जी, माइनस डॉटर न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर प्लस अल्फा पार्टिकल का मास इंटू सी स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी आ गई अल्फा डीके के साथ में निकलने वाली, उसको गामा रे कहेंगे, है ना। अभी मैं बताऊंगा गामा रे क्या होता है। अब हम बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा डीके एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, है ना, पॉजिटिव बीटा डीके एंड नेगेटिव बीटा डीके। तो देखिए पॉजिटिव बीटा एंड नेगेटिव बीटा, मैं दोनों बीटा की इक्वेशन लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वाले की भी नेगेटिव वाले की। पहले मैं पॉजिटिव वाले की लिख देता हूँ, है ना। देखिए एक्स आपका न्यूक्लियस था, ए और जेड आपका नंबर था, इसमें अब वाई बनेगा। हम पॉजिटिव वाला पहले बना रहे हैं इसलिए मैं इसको ये यहाँ पे जेड और ए मैंने उल्टा लिख दिया है। ये जेड है, ये ए है ना। ये ए माइनस 1 होगा और यहाँ पर ये जेड माइनस 1 होगा, ये जेड माइनस 1 होगा, ये ए होगा, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर बीटा यानी पॉजिट्रॉन होता है, बीटा माने पॉजिट्रॉन निकलता है ना। और यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है, इसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। हाँ जी, ये न्यू को हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। चलिए, ये आपका यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकलता है। आगे देखिए, अगर मान लो नेगेटिव बीटा डीके हो रहा है तो ये आपका वाई जो है ये हो जाएगा जेड प्लस 1 ए प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो निकलता है इसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, राइट। ये बीटा डीके है, राइट। अब देखिए गामा डीके की बात कर रहा हूँ मैं गामा डीके की बात कर रहा हूँ, है ना। गामा डीके आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके
after alpha and beta decay, after alpha and beta decay, nucleus remain in excited state. Nucleus remain in excited state. हाँ जी, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके न्यूक्लियस रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट, है ना. सो while going to ground state, the energy difference, the related energy gap, आप इसको ऐसे लिखिए, द रिलेटेड एनर्जी डिफरेंस गैप इज लिबरेटेड एज गामा रे. गामा रे इज व्हाट? EM रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है बेटा. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या बोला? अल्फा एंड बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट. ये क्या है साहब? ये एक्साइटेड स्टेट क्या है, कैसे रहता है? यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बातें सुनाना चाहता हूँ. मेरी बातें ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना. एक्चुअली क्या हुआ, ये बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा मिरेकुलस लगा और बड़ा अजीब सा लगा, है ना. क्या कि अल्फा डीके का जब एनर्जी स्पेक्ट्रम साइंटिस्ट ने बनाया और गामा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाया, तो दोनों के एनर्जी स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम थे. यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अल्फा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाया, गामा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाया, तो लाइन स्पेक्ट्रम बना. लाइन स्पेक्ट्रम माने बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रम जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेटमैन बने थे, उसी टाइप का लाइन स्पेक्ट्रम बना. अब जब लाइन स्पेक्ट्रम बना तो साइंटिस्ट को बड़ा अचरज हुआ कि ये क्या हो रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है. तो लाइन स्पेक्ट्रम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि माइट बी देयर इन द न्यूक्लियस, वहाँ भी कुछ ऐसे ही ऑर्बिट्स हों जैसा कि एटम के अंदर है. तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, तो हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर एक सुपर न्यूक्लियस और हो, वो न्यूक्लियस का भी सुपर न्यूक्लियस हो, और उसके चारों तरफ कोई जो है ना एंटिटीज जो है चक्कर लगा रहे हों, कुछ चीज़ें चक्कर लगा रही हों. अभी नॉलेज नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर हो क्या रहा है, डेट वी डोंट नो. लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्का है कि अल्फा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड गामा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम दोनों लाइन स्पेक्ट्रम है. और लाइन स्पेक्ट्रम इस बात को इंडिकेट करते हैं, इसका एक सिग्नल देते हैं कि शायद न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी उसी प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं जैसे एटम के अंदर हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. वहाँ कुछ और चक्कर लगाता होगा इलेक्ट्रॉन के बजाय, ठीक है. हाँ, लेकिन ये है कि जो अल्फा बीटा गामा हैं वो पहले से न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो उसी समय डेवलप होते हैं, उसी समय प्रोड्यूस होते हैं और उसी समय निकलते हैं जब उनको निकलना होता है. उससे पहले नहीं होते, उससे पहले नहीं होते. बड़े रहस्य हैं, है ना. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि ऐसा क्या है, ठीक है. तो आप समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए आप, है ना. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. चलिए जी, अब आ जाते हैं हम इस पे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ध्यान दीजिए. देखो जी, सबसे पहला इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इन द प्रोसेस, और प्रोसेस मत बोलो आप इसको आप इंसिडेंट बोल दो, इंसिडेंट या इंसिडेंस बोल दो. इन द इंसिडेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. इंसिडेंट बोलना भी सही नहीं है क्योंकि इंसिडेंट तो एक पर्टिकुलर मोमेंट हो जाता है ना, इसको इंसिडेंस बोलो आप, है ना. इन द इंसिडेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके,
लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आर फॉलोड। एक मिनट जरा, ठीक है। इन द इंसिडेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आर फॉलोड, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी के लॉ को फॉलो करते हैं। प्रोबेबिलिटी के लॉ को फॉलो करने का मतलब यानी कि जैसे अगर मान लो कहीं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम ये कह नहीं सकते कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा ज़रूर। जैसे हमारे पास एक डिब्बे में यूरेनियम रखा हुआ है, मान लो रेडियो एक्टिव, अब यूरेनियम में से अल्फा बीटा गामा निकलेंगे ज़रूर, लेकिन किस न्यूक्लियस में से, किस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में से निकलेंगे, दैट वी कैन नॉट से। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, दैट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। आगे चलिए, इसमें क्या है, नंबर 2, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट is directly proportional to the number of radioactive nuclei at that time। जैसे dN upon dt is what? Rate of decay is dN upon dt को कहते हैं number of decayed nuclei upon time, ये dN upon dt होता है ना। यस, dN upon dt को हम कहते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n। dN upon dt को कहते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n। और पता है, इसको मैं एक स्टेप आगे भी लिख देता हूँ यहीं पर, है ना। आप चेक करिएगा, आप प्लीज़ चेक करिए। dN upon dt इसको मैं लिख देता हूँ माइनस लैम्डा n। माइनस लैम्डा n का मतलब क्या है? माइनस लैम्डा n का मतलब है कि ये समय के साथ कम होगा और लैम्डा एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम डिके कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिके कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ टाइम dN अपॉन dt विल डिक्रीज, मतलब टाइम के साथ में dN अपॉन dt डिक्रीज होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपन अब बात करेंगे रदरफोर्ड सोडीज इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। डिके या डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है ना, ध्यान दीजिए, डिके और डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है। रदरफोर्ड सोडीज इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। तो देखिए क्या है आपका लॉ, क्या है? लॉ है कि रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अवेलेबल एक्टिव न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियाई जो कि डिसइंटीग्रेशन के लिए एक्टिव हैं, उनका नंबर होगा, है ना। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि dN अपॉन dt
इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, माइनस लैम्डा एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल न्यूक्लियाई एट दिस मोमेंट, डी एन अपॉन डी टी इज रेट ऑफ डीके एट दिस मोमेंट, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। हाँ, तो लैम्डा को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक ही बात है, डीके कांस्टेंट। एक मिनट जरा, हाँ, डीके कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करें, डी एन अपॉन डी टी इज दिस। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा आपसे। देखिए, जैसे लैम्डा है तो लैम्डा को मैं ऐसे बोलूँगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी अपॉन एन। चेक करना, ऐसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं हम ऐसा। तो पता है ये क्या है, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, है ना। तो इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके पर न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डिके पर न्यूक्लियाई। चलिए, इसी चीज़ को मैं थोड़ा डिफरेंटली बोल रहा हूँ, लिखने के अलग अलग ढंग हैं, तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट इन द डिफरेंट मैनर। आप ज़रा चेक करना, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस डी एन अपॉन एन अपॉन डी टी, डी एन अपॉन एन अपॉन डी टी, ये मैंने लिखा। अब इसको मैं पता है क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। देखना क्या बोल रहा हूँ इसको मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। एक्चुअल में अब ये क्या चक्कर है, इसको देखो, इस तरह से भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लैम्डा इंटू डी टी इट इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन एन, माइनस डी एन अपॉन एन। ये डी एन अपॉन एन क्या है, डी एन अपॉन एन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आप इस चीज़ को समझिए, देखो डी एन इज व्हाट, डी एन है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम डी टी, ये ध्यान दो, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम डी टी। डी एन अपॉन एन क्या होगा, डी एन अपॉन एन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, डी एन अपॉन एन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी यही होता है, डिकेड अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन डी टी टाइम, इन डी टी। तो हमने इसको क्या लिखा है, लैम्डा डी टी लिखा है, या माइनस लैम्डा डी टी लिख दो, कुछ भी लिख दो जी, लैम्डा डी टी, ये आपका डिके होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज लैम्डा इंटू टाइम, लैम्डा इंटू डी टी। स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं, बड़े टाइम के लिए नहीं निकालते हैं, है ना। फिर वो एवरेज प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके आ गई लैम्डा इंटू डी टी। एक बार जरा इसको अच्छे से लिख लो, लैम्डा डी टी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है बेटा, करेक्ट। चलिए, अब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ये आपके 12th वाले बोर्ड में आता है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रदरफोर्ड-सोडीज इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये आपके आता है ना। उसमें आपको ये
यहाँ वाला करने की ज़रूरत है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। तो देखिए एज पर इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 dn अपॉन n, ध्यान देना dn अपॉन n बराबर माइनस लैम्डा डी टी, dn अपॉन n माइनस लैम्डा डी टी, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा वहाँ से, इसको देखिए n को उधर ले आया, dt को उधर ले गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसकी लिमिट रख रहा हूँ n0 और यहाँ लिख रहा हूँ n, इसको लिख रहा हूँ 0, इसको लिख रहा हूँ t। आप अब इसका मतलब समझिए कि क्या है। देखिए n0 इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर इतने न्यूक्लियाई एक्टिव हैं, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई, रिमेनिंग यानी जो जिंदा बच गए, रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू टी, इतनी बजे इतने नंबर होंगे। तो शुरू से n0 और n फाइनल है, ये 0 आपका टाइम है शुरू वाला और t आपका t टाइम है, एनी टाइम t। मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, आप जरा इंटीग्रेशन चेक करना। मैं इसको लिखूंगा log ऑफ n है ना, n अपॉन n नॉट लिखो ना आप, तो डायरेक्ट log ऑफ n अपॉन n नॉट लिखो, क्योंकि अपना लिमिट रख करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। हाँ, मैं लिमिट रख करके लिख रहा हूँ। आप लोग जब बोर्ड में करेंगे तो पहले log लिखेंगे, फिर अपर लिमिट लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर पूरा करेंगे बोर्ड में। तो ये तो हम यहाँ कर देते हैं, है ना, ln। वो मैं जब आपको बोर्ड पढ़ाऊँगा तो सारे चीज़ें लिखना सिखाऊँगा आपको, है ना। इट इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ, तो ये कहेंगे हम n इक्वल टू n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। इसे कहते हैं रदरफोर्ड-सोडीज इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड-सोडीज इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप एक एक चीज़ पकड़ेंगे ज़रा ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात, n0 क्या था, n0 था इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ये इनिशियल नंबर था एट t इक्वल टू 0, करेक्ट। n क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू टी। अब देखो, ये तो हो गया। अब आपको कहा गया है n बराबर n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपको कहा गया है, कहा ना, ये आपको बोल दिया गया है ना। तो अब देखिए, जब ये आपको बोल दिया गया है तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा डेल्टा n इंच नंबर ऑफ डेड और डिकेड, है ना, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम t बराबर n नॉट माइनस n आएगा, ये नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई आएगा, करेक्ट। और जब ये आया तो मैंने लिखा n नॉट माइनस n बराबर n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। आप एक बार n नॉट को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, करेक्ट। अब आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए n में और t में तो कैसा आएगा, और n डेल्टा n और t में ग्राफ पूछा जाए तो कैसा आएगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं n और t का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ।
देखिए मैं एन और टी का ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। एन का और टी का ग्राफ है ना, यहाँ पे मैं एन लिख रहा हूँ बेटा, एन। टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट थे, तो मैं टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट लिखूँगा, एन नॉट। ये मान लो एन नॉट है, यहाँ पे कितना है, एन नॉट। बाद में फिर ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। आप देखिए ऐसे, मैं इसको टाइम एक्सिस से कभी कनेक्ट नहीं कर रहा, नेवर आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ टाइम एक्सिस, क्योंकि वो टाइम जो है ना, जीरो जो होगा वो इन्फाइनाइट टाइम पर होगा, जीरो जो होगा वो इन्फाइनाइट टाइम पर होगा। ये जो ग्राफ है इसको एक्सपोनेंशियल डिके कर्व कहते हैं। इस ग्राफ का क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ डेल्टा एन और टी में। तो आप देखना जरा ग्राफ का शकल सूरत देखना, आपको शकल सूरत देख के ही मज़ा आएगा। हाँ सही बात है, डेल्टा एन और टी में। अब ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है डेड न्यूक्लियाई, डेड मतलब जो मर जाएंगे वो हैं। ये तो जिंदा वाले थे कि भाई पहले इतने जिंदा थे, पहले एन नॉट जिंदा थे शुरू में, फिर कुछ मर गए, फिर कुछ मर गए, फिर कुछ मर गए, जिंदा कम हो गए। वो क्या होंगे, वो डेथ वाले हैं जिनकी डेथ हो गई। तो क्या होगा टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर बिल्कुल भी सारे के सारे जिंदा थे, एक भी मरा हुआ नहीं था टी इक्वल टू जीरो पर, एन नॉट। फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके मरेंगे, मरेंगे मरेंगे मरेंगे, मर रहे हैं, लास्ट में जाके कांस्टेंट हो जाएगा डी एन। समझ रहे हो ना आप? बस फिर क्या है, ग्राफ एकदम कांस्टेंट तो नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट तो नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट इनफाइनाइट पे जाके होगा। आप समझने की कोशिश करिए। हाँ मतलब ये इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, इसका स्लोप गिरता चला जाएगा, स्लोप गिरता चला जाएगा, स्लोप गिरता चला जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके ये वो हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट पे होगा, ये ध्यान रख लेना, है ना। एडवांस में सवाल आ चुका है, एडवांस में सवाल आ चुका है। पता है क्या किया, एक ग्राफ को तो उन्होंने ऐसा बनाया और एक दूसरा ग्राफ उन्होंने ऐसा बना दिया, बी ग्राफ, जिसमें यहाँ स्ट्रेट लाइन दे दी, तो ये गलत हो गया और वो आंसर सही था। आप समझ रहे हो ना, ये सवाल आ चुका है एडवांस में। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम स्ट्रेट बना देंगे, राइट, ये चीज़ हो गई। तो ये बात हो गई। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो एन था ना, ये था एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहता हूँ टी इक्वल टू 1 लैम्डा, टी इक्वल टू 1 लैम्डा पुट करने की इच्छा हो रही है, करो। जब टी इक्वल टू 1 लैम्डा पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, एन बराबर आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा एन नॉट इंटू ई की पावर -1, यानी कि एन बराबर एन नॉट अपॉन ई आएगा। एन नॉट अपॉन ई को कहते हैं 0.37 एन नॉट, ई होता है 2.718, तो ये 0.37 एन नॉट होता है, ये एन होता है, करेक्ट। अब ध्यान दो आप, इट मीन्स आप, मैं लिख रहा हूँ इसके थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ना। इट मीन्स डिके कांस्टेंट लैम्डा, डिके कांस्टेंट लैम्डा, डिके कांस्टेंट लैम्डा। आप थोड़ा सा एक लाइन सुन लीजिए, ये जो डिके कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इट मीन्स डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू ऑफ टाइम, इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू ऑफ टाइम। डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू ऑफ टाइम। विच वैल्यू ऑफ टाइम, दैट वैल्यू ऑफ टाइम, इन विच दैट वैल्यू ऑफ टाइम, दैट वैल्यू ऑफ टाइम in which 37% in which 37% radioactive
सब्सटेंस, 37% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, 37% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन अनडिकेड, रिमेन अनडिकेड, अनडिकेड यानी जिंदा है, अनडिकेड यानी मरा नहीं, मरा नहीं। एंड 63% इज डिकेड, 63% मर गया। तो ध्यान दो आप, इट मीन्स डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन विच 37% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन अनडिकेड। 37% जिंदा बच गया, 63% मर गया, 63% मर गया। दिस वैल्यू ऑफ टाइम इज एवरेज टाइम, लाइफ टाइम। दिस वैल्यू ऑफ टाइम इज एवरेज लाइफ टाइम, है ना। हाँ, इसको एवरेज लाइफ टाइम कहते हैं। 1 मिनट, हाँ जी। तो अब अपन बात करेंगे एवरेज लाइफ टाइम की। अभी अभी मैंने बताया कि डिके कांस्टेंट जो था वो उस टाइम के इन्वर्स के इक्वल है जिसमें 63% डेथ हो जाती है, 63% मर जाते हैं, 37% जिंदा बचते हैं। उस टाइम को ही हम एवरेज लाइफ टाइम कहते हैं। एक्चुअल में वही एवरेज लाइफ टाइम होता है। तो देखिए, अपना जो कंसेप्ट है अब वो है, मतलब अगला टॉपिक है एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम। बड़ा एवरेज लाइफ टाइम को हम कहते हैं टी एवरेज, और ये हमेशा 1/λ के बराबर होता है ना। इसमें क्या होता है, 37% जिंदा, 37% अनडिकेड, 63% डिकेड। ये इसकी डेफिनीशन है फंडामेंटली, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताऊँ, बहुत जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत जनरल बात बता रहा हूँ। ये जो एवरेज का जो डेफिनीशन है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल डिके या एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट की हर इक्वेशन पर अप्लाई होगी, हर इक्वेशन पर अप्लाई होगी। जैसे आपका हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इक्वेशन बताई थी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, उसमें भी जो एवरेज टाइम आएगा वो इतना ही आएगा। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था, याद करो टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट में बताया था, एलआर सर्किट में भी बताया था कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट था जिसमें 37% बच गया और 63% कंप्लीट हो गया। अगर चार्जिंग हो रहा था, अगर चार्जिंग हो रहा था तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें 63% चार्जिंग हो गई। अगर चार्जिंग हो रहा था, अगर चार्जिंग हो रहा था तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें 63% चार्जिंग हो गई थी। और अगर डिस्चार्जिंग हो रहा था तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें 63% डिस्चार्ज हो गया था, यानी दोनों ही केस में वो था। ऐसा यहाँ पर भी है कि टी एवरेज जो है उसमें 37% जिंदा बच जाएगा, 63% मुर्दा हो गया, राइट। चलिए, अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर कोई एक मटेरियल ए है, सपोज कोई मटेरियल ए है और वो डिसइंटीग्रेट होकर के मटेरियल बी बन रहा है, मान लीजिए कि ए इज एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल, है ना, और ये जो ए रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये डिसइंटीग्रेट होकर के बी बन रहा है, बी बन रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या होता है। ए मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल ए डिसइंटीग्रेट होकर के मटेरियल बी बन रहा है, इसका अर्थ होता है कि ए मर रहा है और बी जिंदा हो रहा है। या ये कहिए कि ए इज बीइंग डिकेड एंड बी इज प्रोड्यूस्ड। जब जब ए डिके होगा तब तब बी प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर ए से ए बी में बदल रहा है, जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है रेडियम, अब वो रेडॉन में बदल रहा है। अब रेडियम अगर रेडॉन में बदल रहा है तो रेडियम किस में बदल रहा है, रेडॉन में बदल रहा है। रेडियम एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके रेडॉन में बदल जाता है। ये बहुत नॉन इक्वेशन है अल्फा डिके की, है ना,
कि एक रेडियम का न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल डिके करके रेडॉन में बदल जाता है, करेक्ट। अब रेडियम क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है। रेडॉन क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई है। अब ये रेडॉन जब डेथ होती है, पेरेंट न्यूक्लियाई की जब डेथ होती है, तो डॉटर न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब डिके रेट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इक्वल टू प्रोडक्शन रेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। भैया वो जितने मरेंगे, अगर वो 10 मरे तो वो 10 पैदा होंगे, वो 20 मरे तो वो 20 पैदा होंगे, प्रोडक्शन बराबर होगा। तो डेथ ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ बी। तो यहाँ अगर हम एवरेज लाइफ टाइम को डिफाइन करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए इज एवरेज टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना, ए की तो एवरेज लाइफ टाइम है और बी की एवरेज प्रोडक्शन टाइम है। हाँ, ये आप ध्यान रखना, बी की लाइफ टाइम नहीं है, बी की लाइफ टाइम नहीं है, बी की लाइफ टाइम अलग होगी। अगर मान लो बी भी डीके हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक मटेरियल ए है ना, वो बी में डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर बी सी में डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर सी डी में डिसइंटीग्रेट हुआ। अब देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि मटेरियल ए है वो बी में डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर बी सी में हुआ, फिर सी डी में हुआ, तो अब ये कहलाता है सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब ये सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। अगर ए की डेथ हुई तो बी बना। अब बी बन गए तो बी में से कुछ की डेथ होगी तब सी बनेंगे, फिर सी में से कुछ की डेथ होगी तो डी बनेंगे। ऐसे बनेगा ना, सीरीज तो ऐसे ही बनेगी, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए की डेथ रेट इक्वल टू बी की प्रोडक्शन रेट, ये पक्का है। ए की डेथ रेट इक्वल टू बी की प्रोडक्शन रेट। इसी तरीके से बी की डेथ रेट इक्वल टू सी की प्रोडक्शन रेट। इसी तरीके से सी की डेथ रेट इक्वल टू डी की प्रोडक्शन रेट, करेक्ट। ये आप इसको कंसेप्ट को पकड़िए थोड़ा सा, है ना, अभी काम आएगा बहुत। तो चलिए जी, ये आपका एवरेज लाइफ टाइम की बात हो गई। अब हम हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ टाइम। अब देखो नाम ही क्या है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम को मैं कहूँगा टी एच से। देखो टी एवरेज जो था उसको मैंने टी एवरेज बोला था, इसको मैं टी एच बोल देता हूँ। आधा जिंदा आधा मुर्दा, है ना। तो टी हाफ जो है इसमें 50% डिके हो जाएगा, 50% डिके हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। एक हाफ लाइफ में 50% जिंदा 50% मुर्दा, तो 50% अनडिकेड रह जाएंगे, अनडिकेड। एक हाफ लाइफ टाइम में 50% अनडिकेड यानी जिंदा एक हाफ लाइफ टाइम में। दो हाफ लाइफ टाइम में 25% अनडिकेड रह जाएंगे। ये थोड़ा सा, ये सिंपल कैलकुलेशन है एक्चुअल में, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। 3 हाफ लाइफ टाइम में बताओ कितने रह जाएंगे, 12.5% अनडिकेड रह जाएंगे, है ना। और जो है आप बताओ एन हाफ लाइफ में क्या होगा। एन हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ में 12.5% अनडिकेड रह गया। एन हाफ लाइफ में मैं बताता हूँ, 100/2 n% अनडिकेड रह जाएंगे। आप बात को समझने की कोशिश करो। एक हाफ लाइफ टाइम होती है तो 50% जिंदा 50% मुर्दा। 2 हाफ लाइफ टाइम होती है तो 25% जिंदा 75% मुर्दा। 3 हाफ लाइफ टाइम होती है तो 12.5% जिंदा, बाकी 87.5% डेथ। एन हाफ लाइफ टाइम हो जाए तो 100/2 n% जिंदा, और मुर्दा कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 100/2 n%। वो मतलब क्या रह जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे, मरने वालों का नंबर, डिके का नंबर। ये आप समझिए। अब देखो मैं आपको फंडामेंटल इक्वेशन बताता हूँ।
फंडामेंटल इक्वेशन है हमारी n इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी। पुट n बराबर एन नॉट अपॉन टू, n बराबर एन नॉट अपॉन टू पुट करिए। जब आप n बराबर एन नॉट अपॉन टू पुट करेंगे इसका मतलब आधा माल हो गया, आधा माल हो गया। तो मैं n बराबर एन नॉट पुट कर रहा हूँ, एन नॉट अपॉन टू पुट कर रहा हूँ, n की जगह एन नॉट अपॉन टू लिख रहा हूँ। आप लोग चेक करेंगे एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, बेटा आधा रह गया ना। यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कैपिटल टी एच, एच माने हाफ लाइफ, कैपिटल टी एच माने हाफ लाइफ। अब आप ज़रा चेक करना, 1/2 आएगा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी एच। तो मैं कहूँगा ई रेस टू पावर लैम्डा टी एच बराबर 2। चेक करो ज़रा, ठीक है ना। तो बेटा लैम्डा टी एच कितना आएगा बताओ। लैम्डा टी एच बराबर आएगा लॉग ऑफ 2। तो टी एच कितना आ जाएगा, टी एच आ जाएगा लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। ये आपका टी एच आ गया, करेक्ट। इसे कहते हैं हाफ लाइफ। आपका टी एच जो है ना, ये लॉग ऑफ 2 आया है ना, इसको हम कहते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा। ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ में माल आधा हो जाएगा। अब इसे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। एक हाफ लाइफ में n बराबर कितना हो जाएगा बताओ, n नॉट बाई 2 हो जाएगा, है ना। और 2 हाफ लाइफ में n कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n नॉट अपॉन 4। और n हाफ लाइफ में n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर n। ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, डेथ कितनी हो गई तो देखो, है ना, नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई in n half lives, in n half lives TH, है ना। कितने होंगे बताओ, तो मैं बताता हूँ। डेल्टा n ये आएगा n नॉट माइनस n नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर n। इतने डेथ हो जाएगी। ऑब्वियस सिंपल कैलकुलेशन, इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है जी। तो ये आपका हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ डिके, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की बात करना चाहूँगा मैं। देखो बेटा, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सबसे पहले अपन बात करते हैं एसआई यूनिट की। रेडियो एक्टिव डिके की एसआई यूनिट क्या है, ये पूछते हैं वो वहाँ पे, है ना। तो देखिए एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट है बैकरल। तो एसआई यूनिट क्या है, बैकरल है, सॉरी बैकरल। वन बैकरल इट इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड या 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, है ना। 1 डिके पर सेकंड, ये 1 बैकरल इज 1 डिके पर सेकंड, ये 1 बैकरल है, करेक्ट। अच्छा, जब ये 1 बैकरल 1 डिके पर सेकंड है ना, इसके बाद दूसरी यूनिट होती है 1 रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड होता है 10 की पावर 6 डिके पर सेकंड, 6 डिके पर सेकंड। ये बेटा 1 रदरफोर्ड होता है। इसको हम कह सकते हैं 10 की पावर 6 बैकरल। ये 1 रदरफोर्ड। चलिए इसके बाद में हम एक अगली यूनिट की बात करेंगे, क्यूरी।
ये क्यूरी जो है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी ज़्यादातर केसेज में आपको क्यूरी दिया जाएगा, ज़्यादातर केसेज में आपको क्यूरी दिया जाएगा, राइट। तो देखिए क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकंड, डिके पर सेकंड। इसको हम कह सकते हैं 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल। समझ रहे हो ना आप, बैकरल। ओके, इसी को आप कह सकते हो 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड। वो तो केवल कुछ नहीं, कोई खास दमदार बात नहीं, कन्वर्जन है, कन्वर्जन है। ये आपकी यहाँ पर एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म पर बात करना चाहता हूँ, और वो टर्म बहुत ही कॉमन है, बार बार यूटिलाइज होगी वो टर्म, ठीक है। मैं उस टर्म की बात कर रहा हूँ, उस टर्म को कहते हैं एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी, है ना। इसको एक्टिविटी बोलते हैं, एक मिनट ज़रा, या रिएक्टिविटी। एक्टिविटी, कभी कभी एक्टिविटी कह देते हैं और कभी कभी रिएक्टिविटी भी कह देते हैं। एक्टिविटी और रिएक्टिविटी बहुत कॉमन है, बार बार यूज आएगी ये टर्म। अब ये एक्टिविटी रिएक्टिविटी को हम कभी कभी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये पता है क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है इसी को एक्टिविटी कहते हैं। हाँ जी, dN/dt ये क्या होता है, dN/dt क्या होता है, ये रेट ऑफ डिके होता है ना, ये रेट ऑफ डिके होता है। और बेटा इसी को एक्टिविटी कहते हैं, इसी का नाम एक्टिविटी है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से आपने ये लिखा था ना, n बराबर n0 e⁻⁻λt, आपने ये लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। ये तो आपने लिखा ही था, मैं यहाँ ये एक बात ये बता दूँ कि आपने अभी भी लिखा a बराबर क्या, a बराबर लिखा आपने dN/dt लिखा ना, और इसको आप लिखते हो -λn, लिखते हो, ठीक है। वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि dN/dt डिक्रीज होता है। अब मैं यहाँ पे पता है क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ a इज प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि जैसे जैसे a डिक्रीज होगा वैसे वैसे n, वो जैसे जैसे n डिक्रीज होगा वैसे वैसे a डिक्रीज होगा। यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज होंगे तो a भी डिक्रीज होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा। अब ये घटता तो बढ़ता तो है ही नहीं कभी इस प्रकृति में, ये एक ऐसी चीज़ है n, ये कभी नहीं बढ़ेगा, घटेगा घटेगा घटेगा। अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसा है ये रेडियो एक्टिविटी होती रहेगी तो एक दिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली पता है क्या है, वो इक्विलिब्रियम है, वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है, एक मटेरियल दूसरे में बदलता है, दूसरा तीसरे में बदलता है, तीसरा तो जो है ना कॉम्बिनेशन भी चलता रहता है साथ साथ, कि कंबाइन होकर के वो जो है ना वो भी अंदर ही अंदर चलते रहते हैं सारे प्रोसेस। तो सब बैलेंस है, यानी कि कभी कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं। जैसे एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई, अब वो डेथ हो गई और 10,000 साल बाद उसका वो निकला स्केलेटन, स्केलेटन होता ना वो निकला 10,000 साल बाद। अब उसकी आपको एज पता लगानी हो तो आपकी बॉडी में एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, उससे एज पता लगाई जा सकती है, जिसको क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। ये जो कार्बन डेटिंग है ना, उसमें यही इक्वेशन काम में आती है कि हमें जिंदा आदमी को चेक करते हैं कि भाई जिंदा आदमी में कार्बन इतना है, अब उसमें कितना कार्बन है रेडियो एक्टिव, तो इतना % होना चाहिए था, इतना % बच गया। तो उससे फिर हम इस फॉर्मूले में लगा करके और टाइम पता कर लेते हैं और उसकी डेटिंग पता लग जाती है, कितने साल पुराना है। इसी तरीके से सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है ना। हाँ, तो ये एक पूरी साइंस है, ठीक है ना। अब देखो ये A प्रोपोर्शनल टू n है, तो जिस तरह से आपका n इक्वल टू n0 e⁻λt हुआ है, उसी तरीके से हम लिख देंगे कि एज दिस इज दिस
सो ए विल बी रिटन एज ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो बिल्कुल वही सब कुछ है, जैसे एन नॉट क्या था, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, ए नॉट क्या है, इनिशियल एक्टिविटी, ए क्या है, एक्टिविटी एट टाइम टी। ये भी ऐसा ही होता रहेगा, और जिस तरह से आपका ये सब कुछ हुआ था वैसा यहाँ भी होगा। एक्टिविटी का भी हाफ लाइफ होगी, और हाफ लाइफ ऑफ एक्टिविटी विल बी सेम, यानी यहाँ भी आप ये कह सकते हैं एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ दोनों होंगे, है ना। तो आप एक्टिविटी की भी एवरेज लाइफ जो है ना 1/λ ही होगी। यानी कि अगर मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अभी कुछ एक्टिविटी है, मान लो कुछ है ए नोट, हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी, 37% बच जाएगी, और 63% एक्टिविटी कम हो जाएगी हाफ लाइफ के बाद। एवरेज लाइफ के बाद, एवरेज लाइफ के बाद। हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, हाफ लाइफ के बाद अगर हम एक हाफ लाइफ की बात करें तो आपकी जो एक्टिविटी है वो रह जाएगी A0/2 एक हाफ लाइफ के बाद। 2 हाफ लाइफ के बाद आपकी एक्टिविटी कितनी रह जाएगी, A = A0/4। n हाफ लाइफ के बाद आपकी एक्टिविटी कितनी रह जाएगी, समझ गए होंगे आप मैं क्या लिख दूंगा, सब समझदार लोग हैं, A0/2 की पावर n रह जाएगी। यानी जिस तरह से आपका वो नंबर घटा था ना, उसी तरह से आपकी एक्टिविटी भी कम होगी, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में। यानी आप बिंदास होकर अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद में आपको पढ़ेंगे नंबर कितने रेडियो एक्टिविटी कैसे कैसे हो सकती है, कितने तरीके हैं रेडियो एक्टिविटी के। तो हम कंपोजिट चीज़ें पढ़ेंगे अब की बार, अब हम कंपोजिट चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक है पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। एक्चुअली क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी जो इंसिडेंस है ना, वो बहुत ही डायनेमिक है और बहुत अलग अलग ढंग से होता है ये। तो देखिए मैं एक स्टाइल बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक्स है, आपके पास में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक्स रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब डिसइंटीग्रेट ये हो करके कुछ बनाएगा, है ना। जैसे एक्स मटेरियल है और ये एक्स डिसइंटीग्रेट होगा, एक मिनट ज़रा, हाँ, तो ये डिसइंटीग्रेट होकर के कुछ बनाएगा। अब जो कुछ बनाएगा वो हो सकता है ये एक तरह का न्यूक्लियस बनाए, हो सकता है 2 तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए, हो सकता है 3 तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए। जैसे मान लो ये कोई एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट का पैकेट है आपके पास, एक्स एलिमेंट का डिब्बा है, इस डिब्बे में काफ़ी सारा एक्स एलिमेंट भर रखा है आपने। अब हो सकता है कि इस एक्स एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन जो है वो 1, 2, 3 तरीके से हुए। जैसे हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियस जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर के मटेरियल ए बनावें और कुछ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर के मटेरियल बी बनाएं। हो सकता है कुछ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर मटेरियल सी बनाएं। तो वो कोई चिंताजनक बात नहीं है। बात यह है कि अगर मान लो ये एक्स जो है वो केवल एक टाइप का मटेरियल डिसइंटीग्रेट होकर नहीं बनाता, यानी कि एक्स के 2 तरह के डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई है, ए डॉटर 1 है और बी डॉटर 2 है। तो एक्स जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके डॉटर न्यूक्लियाई 2 हो गए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हम 2 की केस की बात कर लेते हैं ना। मान लो इसकी जो डीके कांस्टेंट है वो λ1 है, मान लो इसका डीके कांस्टेंट λ2 है, राइट। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स के जो मटेरियल हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर के ए और बी बनेंगे, करेक्ट। मान लो t = 0 पर, t = 0 पर बात कर रहे हैं हम, t = 0 पर जो नंबर ऑफ एक्स हैं
t इक्वल टू 0 पर नंबर जो ऑफ x जो हैं उसे मैं n नॉट कह लेता हूँ। x पेरेंट है, a और b डॉटर है। t इक्वल टू 0 पर n x बराबर n नॉट, n a बराबर 0 और n b बराबर 0। ठीक है, अब ये तो t इक्वल टू 0 पर बात करी हमने, है ना। अब मैं ज़रा t इक्वल टू t पर बात कर लेता हूँ। t इक्वल टू t पर मानो, है ना, मान लो nx बराबर है कितना, nx है, और na बराबर कितना है, na है, और nb बराबर कितना है, nb है। ये t इक्वल टू t पर है, यानी एनी अदर टाइम, करेक्ट। सपोज a और b दोनों स्टेबल हैं, तो a भी स्टेबल है, यानी कि ये फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। b भी हमने स्टेबल मान लिया है, फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। अब आप सिचुएशन को थोड़ा सा एक बार और ले लीजिए कि जैसे x आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल दो तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है नेचुरली। एक तरीका है कि वो a बनाता है, दूसरा तरीका है वो b बनाता है। दोनों केसेज का अलग अलग डीके कांस्टेंट है λ1 और λ2। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया लैम्डा बराबर, देखो लैम्डा बराबर क्या पढ़ाया था, लैम्डा बराबर मैंने पढ़ाया था dn अपॉन n अपॉन dt, ये पढ़ाया था, dn अपॉन n अपॉन dt पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। तो अब देखो, मैं कह सकता हूँ लैम्डा इंटू डी टी बराबर dn अपॉन n, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, लैम्डा डी टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, करेक्ट। अब देखो, हमने जो λ1 कहा है वो क्या है, λ1 इज डिके कांस्टेंट ऑफ x। ध्यान दो, मैं लिख क्या रहा हूँ, मेरे शब्द थोड़ा सा पकड़ना, आप थोड़ा सा मेरे वर्ड्स को पकड़ना। λ1 इज डिके कांस्टेंट ऑफ x टू a, x टू a, λ1 इज डिके कांस्टेंट ऑफ x टू a। अच्छा, इसी λ1 को मैं कह रहा हूँ, इसी λ1 को मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन कांस्टेंट टू a, प्रोडक्शन कांस्टेंट टू a। हाँ, ये है जोरदार बात, प्रोडक्शन कांस्टेंट टू a। इसका मतलब a का प्रोडक्शन होगा, राइट। और λ1 क्या है, डिके कांस्टेंट ऑफ x टू a। व्हाट इज λ2? λ2 इज डिके कांस्टेंट ऑफ x to b, and in I can write production constant to b, ठीक। अच्छा, चलिए, अब मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा हूँ। जब x की डेथ होगी तो या तो a बनेगा या b बनेगा। अच्छा, आप बताओ x कितना मरेगा, x की डेथ कितनी होगी, मैं बताऊँ कितनी होगी x की डेथ, जितना a या b या दोनों a और b मिलके बनेंगे। जैसे मान लो 10x मरे, तो 10x मरे तो क्या होगा, हो सकता है 7a बने 3b बने, तो 7 और 3 का टोटल 10 आएगा, आएगा ना, ऐसा ही होगा, है ना। हाँ, तो अगर मान लो x वाले 2 मरे, तो हो सकता है एक a बन जाए एक b बन जाए। x वाले उनकी 100 की डेथ हुई, आप समझ गए ना, उसका नंबर वो आएगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि इफ P1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A।
ए के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो मैं कह दूंगा लैम्डा इंटू डी टी, लैम्डा इंटू डी टी, लैम्डा वन, सॉरी लैम्डा वन इंटू डी टी, क्योंकि ए का लैम्डा वन है ना। तो P1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या है लैम्डा वन इंटू डी टी। नेक्स्ट नंबर 2, प्रोडक्शन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, ध्यान देना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी क्या आएगा लैम्डा टू डी टी, राइट। अब मैं कह रहा हूं P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ x। अब देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ x, डिके ऑफ x, इसको पता है मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा ऑफ x इंटू डी टी, लैम्डा ऑफ x इंटू डी टी। वट इज दिस लैम्डा x? देखिए लैम्डा x को मैं यहाँ बोल दूँ क्या, यहाँ बोल दूँ, कहीं बोल देता हूँ, यहीं बोल देता हूँ, चलो लैम्डा x इज डिके कांस्टेंट ऑफ x। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, डिके कांस्टेंट ऑफ x ये प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है भैया। प्रोडक्शन तो मैं केवल उसी को बोलूँगा क्योंकि ए और बी प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स तो बेचारा मर ही रहा है, केवल डिके ही हो रहा है ना। ये पी एक्स की प्रोबेबिलिटी आई है, पी एक्स की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि जितने एक्स मरेंगे वो ए और बी के टोटल के बराबर होंगे, राइट। तो मैं पता है क्या कहूँगा, मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स must be equal to probability of production of 1 plus probability of production of 2. It is very obvious, है ना। x की डेथ प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू P1 की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन, A की प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी, है ना। हाँ, ये पक्का होगा। चलिए अब मैं जो ये Px है ना, इसको लैम्डा एक्स डी टी लिखा, लैम्डा एक्स डी टी लिखा यहाँ से। तो देखो लैम्डा एक्स डी टी इट इज इक्वल टू लैम्डा वन डी टी प्लस लैम्डा टू डी टी, बस डी टी उड़ा दो सारे, डी टी उड़ा दो सारे। तो मैं अब यहाँ पर कहूँगा लैम्डा एक्स इज डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ एक्स। लैम्डा एक्स इज डिके कांस्टेंट ऑफ एक्स, डिके कांस्टेंट ऑफ एक्स। इसको हम एक्चुअली पता है क्या बोलते हैं, इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं इफेक्टिव डिके कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये बोला जाएगा इफेक्टिव डिके कांस्टेंट, इफेक्टिव डिके कांस्टेंट, ये लैम्डा एक्स है। आप देखो तो इसको मैं बोल रहा हूं लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, यानी कि दोनों का टोटल होगा तो वो x के बराबर आएगा, करेक्ट। ये इफेक्टिव डिके कांस्टेंट है, इसे आप लैम्डा इफेक्टिव भी बोल सकते हो, बोलने का ढंग है जी, और कोई खास बात नहीं है। अब देखो, अब मैं ज़रा एवरेज लाइफ की बात कर लूँ तो देखो मैं कहूँगा कि जब लैम्डा एक्स बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू है, थोड़ा मेरा लिखने का तरीका देखना आप, तो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर 1/t(x), वन अपॉन टी एवरेज x, देख बेटा 1/t एवरेज x, इसको हम लिख देंगे 1/t एवरेज ऑफ a, है ना, एवरेज ऑफ a प्लस 1/t एवरेज ऑफ b। अब आप इसका मतलब समझिए क्या है, 1/t एवरेज ऑफ x यानी x की एवरेज डिके लाइफ, x की एवरेज डिके लाइफ। व्हाट इज t एवरेज है, a की एवरेज प्रोडक्शन लाइफ,
बी की एवरेज प्रोडक्शन लाइफ। तो अब आप देखो क्या है ये, टी एवरेज एक्स लिख सकता हूँ मैं। आप समझ गए मैं क्या लिखूँगा, सब समझ गए है ना, इसमें कोई ऐसी ज़ोरदार बात है नहीं ना, इसलिए समझने वाली बात क्या है, ए इंटू टी एवरेज बी डिवाइड बाई टी एवरेज ए प्लस टी एवरेज बी, वही बेकार की बात है जी। अच्छा अब देखो एक बात सुनो, अगर मैं इसमें हाफ लाइफ की बात करता तो, हाफ लाइफ की बात करता तो भी कोई ज़ोरदार बात नहीं होती। बताऊँ कैसे, आप log ऑफ 2 रखते, log ऑफ 2 रखते, log ऑफ 2 रखते, हाफ लाइफ की बात करते तो इसका मतलब टी हाफ लाइफ भी ऐसा ही बनेगा। तो देखो टी हाफ लाइफ ऑफ एक्स, बिल्कुल वही बकवास, टी हाफ लाइफ ऑफ एक्स बराबर टी एवरेज सॉरी टी हाफ लाइफ ऑफ, एक मिनट बेटा, हाँ टी हाफ लाइफ ऑफ एक्स आ गया ना, तो टी हाफ लाइफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास, तो इसको लिखो टी हाफ लाइफ ऑफ ए इंटू टी हाफ लाइफ ऑफ बी अपॉन टी हाफ लाइफ ऑफ ए प्लस टी हाफ लाइफ ऑफ बी। आप समझ गए होंगे, ये कैलकुलेशन है और कुछ भी खास दमदार बातें नहीं है। चलिए एक्चुअल में सवाल आते हैं ना सब, इसलिए आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये सब में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका t बराबर 0 पर nx क्या था, n0 था, t बराबर t पर nx क्या है, nx है, करेक्ट। तो मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, आप लोग केवल यस बोल सकते हैं। देखना nx क्या है, nx बराबर होगा n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x इंटू टी। आप बोलो हाँ, nx बराबर तो यही बोलोगे, nx बराबर यही बोलना पड़ेगा, करेक्ट। अब मैं इस nx को एक बार दोबारा लिख देता हूँ, देखना nx बराबर, यहाँ तक मैं लाइन खींच दूँ क्या, एक्चुअल में ये डिफरेंट चीज़ करने जा रहा हूँ मैं, b की प्रोडक्शन रेट की बात करूँगा अब, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। nx बराबर आप लोग चेक करना, n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x को लिखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ये आपका, क्योंकि ई रेज टू पावर लैम्डा x तो ये है ना, लैम्डा x हमने प्रूव कर रखा है, वो रखा, देखो ये रखा, तो हमने वो लिख दिया, ये nx है, nx है, करेक्ट। अच्छा अब मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ b की रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो प्रोडक्शन रेट ऑफ b मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्शन रेट ऑफ b, प्रोडक्शन रेट ऑफ b, तो प्रोडक्शन रेट ऑफ b आएगा, प्रोडक्शन रेट ऑफ b आएगा d अपॉन डी टी इंटू एन बी, ये प्रोडक्शन रेट ऑफ बी आएगा। और ये पता है कितना आएगा, ये आएगा प्लस लैम्डा 1 इंटू एन एक्स। अब आप कहेंगे ये कैसे लिखा है आपने, ये समझ लो आप बस, इस मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे, प्रोडक्शन रेट ऑफ बी डी एन बी अपॉन डी टी। एक तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया, देखो मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया था, कहाँ गया वो, जो हमने वो डेरिवेशन किया था, लेकिन यहाँ मैं प्लस साइन लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज होगा भैया, प्रोडक्शन हो रहा है, डी एन बी इंक्रीजिंग है, तो हम उसको नेगेटिव नहीं लिख सकते, ये आ गया। अच्छा लैम्डा 1 इंटू एन एक्स लिखा है, लैम्डा 1 इंटू एन एक्स जो है वही तो उसकी बी क्या लिखा है क्या अपन ने, पहला प्रोडक्शन रेट ऑफ बी निकालना चाह रहे हैं क्या, पहले बी निकाल लो, ए निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रोडक्शन रेट ऑफ बी निकाल दे रहा हूँ मैं पहले, है ना, आप चाहोगे तो ए का निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एन बी का निकाल लो, तो ये लैम्डा, अच्छा ये एक्चुअल में ए का है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ए का ही रहने दो, पहले ए का निकाल लो, है ना, लैम्डा 1 रख दिया ना मैंने वहाँ पे, फिर बी के निकालेंगे तो लैम्डा 2 रखना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखना, बी का निकालेंगे तो लैम्डा 2 रखना पड़ेगा वहाँ, ए का ही निकालो,
ए का, फिर यहाँ क्या आएगा, एन ए आएगा, है ना, एन ए आएगा। चलिए जी, ये आपका एन ए आ गया, आपके पास में प्रोडक्शन रेट ऑफ ए आ गया। अब हम जरा ये वाली बात करते हैं कि जब आपके पास ये प्रोडक्शन रेट ए आ चुका है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊँ और यहाँ आप जरा चेक करना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को चेक करना। डी एन ए अपॉन डी टी, डी एन ए अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन एक्स, क्योंकि बनेगा तो एक्स से ही, बनेगा तो एक्स से ही, डी के कॉन्स्टेंट उसका आएगा ए का, क्योंकि उसके लिए बन रहा है प्रोडक्शन रेट, तो n1 इंटू एन एक्स। अब n1 इंटू एन एक्स को ये लिखूंगा, एन एक्स कहाँ गया, एन एक्स ये रखा है आपका, तो देखो एन एक्स ये रखा है ना, एन एक्स आ जाएगा आपका एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ये आ गया जी, डी एन ए अपॉन डी टी। अब देखना जरा, मैं इसको डी एन ए को यहाँ लिख रहा हूँ, डी एन ए इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट, लैम्डा 1 एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, और डी टी उधर ले जाओ, डी टी उधर ले गए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, करें, करो इंटीग्रेशन। आप एक बात बताइए, शुरू में एन ए कितने थे, t इक्वल टू 0 पर एन ए थे 0, t इक्वल टू टी पर एन ए कितने हो जाएंगे, एन ए। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके कहाँ तक, एन ए तक, इसका इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके t तक, करेक्ट। अब जब डी एन ए है और मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा एन ए तक, तो नेचुरल है इधर एन ए आएगा। चलो जी, अब आप चेक करो जरा बेटा, ये लैम्डा 1 और एन नॉट को बाहर निकाल दूं मैं, लैम्डा 1 और एन नॉट बाहर आ गया, करेक्ट। अब आप उसको इंटीग्रेशन करिए, सब जानते हैं इंटीग्रेशन करना, ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी अपॉन माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। आप चेक करिए क्या आएगा, 0 से कहाँ तक का आएगा, 0 से t तक का, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t है। हम t टाइम पे निकालना चाहते हैं कि na कितना है, na कितना है, तो मैं t टाइम पर na का अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ, na का। आप ज़रा चेक करना, लैम्डा 1 एन नॉट, अच्छा ये माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 ये सॉरी, इसको यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए साहब, यहाँ पे माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, तो आप ब्रैकेट लगाइए। और अब एक काम करो, इसको ठीक से लिखो जरा, एन ए, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये मैंने बाहर निकाल दिया जी। अब मैं उसको अपर लिमिट टी लगाऊंगा, लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा, समझ गए। अब अपर लिमिट टी लगाऊंगा तो समझ गए होंगे आप क्या आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी माइनस फिर 1 आ जाएगा, ई की पावर 0 आएगा तो माइनस 1 आ जाएगा वहाँ पे, करेक्ट। अब ज़रा चेक करना, एन ए बराबर लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सॉरी ये आएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ये आएगा जी। ये आपका एन ए आ गया, ये आपका एन ए आ गया एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। थोड़ा अगर आप इसको ठीक से साफ सुथरा लिखूंगा मैं, ये थोड़ा छोटा लिख देते हैं ना, देखो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ये आएगा आपका। ये आपका किसी भी टाइम टी पर एन ए का एक्सप्रेशन आया, एन ए का एक्सप्रेशन आया। अच्छा चलो अब बताओ, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, फाइनली
फाइनली एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर बताओ Na कितना आएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर Na, यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, t इक्वल टू इन्फिनिटी रखते ये टर्म जीरो हो जाएगी, आपका Na आ जाएगा, Na आ जाएगा आपका कितना, λ1 n नॉट अपॉन λ1 प्लस λ2, ये फाइनल आ जाएगा जी आपका, इतना Na आपको मिलेगा इन्फिनिटी टाइम के बाद में, करेक्ट। जब सारा x जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, n नॉट पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर, तब आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये सब तो बात हो गई a की, हम इसी बात को b के लिए कर लें। तो देखो, जब आप b की प्रोडक्शन रेट की बात करेंगे तो Na की जगह NB रखेंगे, यहाँ λ2 NX रखेंगे, यहाँ λ2 n नॉट वही बकवास, λ2 सब बकवास वही, यानी कि समझ गए आप NB क्या होगा। तो मैं NB भी लिख देता हूँ, देखो है, लिखने की क्या ज़रूरत है यार, मज़ा ही नहीं आएगा लिखने का। अब तो फाइनल वाला लिख देता हूँ मैं NB, या चलो दोनों लिख लो यार, ये चलो फाइनल वाला तो यहीं लिख देता हूँ, है ना। फाइनली एट t इक्वल टू इन्फिनिटी Na आपका ये है, Na आपका ये है, तो NB भी यहाँ लिख ही सकते हैं हम, छोटा सा देखना NB लिख रहा हूँ मैं, N1 ये ऊपर वाला λ1 है ना, इसकी जगह λ2 लिख रहा हूँ, और n नॉट अपॉन λ1 प्लस λ2 लिख रहा हूँ। ये आपका फाइनल है, इनफाइनाइट टाइम पर होगा ऐसा इनफाइनाइट टाइम पर होगा। ओके, NB एनी टाइम पर क्या होगा, NB एनी टाइम पर लिख देता हूँ मैं, देखना NB एनी टाइम पर लिख रहा हूँ। NB एनी टाइम पर जो मैं लिख रहा हूँ वो है λ1 n नॉट अपॉन λ1 प्लस λ2, और बाकी तो वही है 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे λ2 आएगा ना, उड़ी बाबा रे, λ2 आएगा यहाँ पे, हाँ, e की पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ये आपका कहलाता है क्या, पैरेलल रेडियो एक्टिविटी। तो पैरेलल रेडियो एक्टिविटी में एक ही मटेरियल, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 में बंटता तो, A B C में बंटता तो कुछ नहीं वही होता यहाँ पे MC हो रह जाता है, फिर क्या होता, ये तो चलो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहता है ना, यहाँ पे क्या आ जाता, λ1 λ2 फिर λ3 भी आ जाता, फिर प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 भी आ जाता, फिर Px, फिर आपका क्या करते, Px को P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख देते, फिर यहाँ पे λx इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 भी आ जाता, ये आपका लैम्डा क्या हो जाता, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इफेक्टिव में 3 आ जाता, फिर ये वही हो जाता 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3, जितने होते हैं वो तो एक्चुअल में बस वो रूल बन गया ना, रूल बन गया आपका, वही होता। फिर यहाँ पे आ जाते प्रोडक्शन रेट ऑफ ए आती, फिर प्रोडक्शन रेट ऑफ ए आती तो क्या बनते, λ1 NX, फिर NX की जगह क्या लिखते, NX की जगह आप ये लिखते, कहाँ NX कहाँ गया, अच्छा NX की जगह तो रिजल्टेंट ही लिखोगे ना, फिर आप NX की जगह देखो, यहाँ पर मैं NX लिख देता हूँ, एक जनरल लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, NX बराबर n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी आएगा, ये ध्यान रखना, बस NX इज ऑलवेज n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी, हर जगह यही आएगा। तो फिर यहाँ पे लैम्डा इफेक्टिव क्या आएगा, सोचो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इंटू टी, फिर आप करेंगे ये सब, फिर आपका यहाँ पर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 आ जाएगा, यहाँ तो यही आएगा λ1/d। यील्ड क्या आएगा, मतलब फाइनली एट इनफाइनाइट, ये आपका ये आएगा, वो तो वही आना है, वो नहीं बदलेगा, बस वो केवल फंक्शन बदल जाएगा अंदर वाला, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, समझ गए ना आप। चलिए एक मिनट ज़रा, तो अभी तो इसमें बच गया है, अभी इसमें 2-3 चीज़ें बच गई, शायद काफ़ी हो गया आज, है ना। चलो छोटा सा टुकड़ा बच गया है, लेकिन वो भी आधे घंटा तो लेगा, आधा पौना घंटा तो लेगा, है ना, तो हम उसको कल करेंगे, राइट। लेकिन अब आप है ना इसके क्वेश्चंस उड़ा सकते हो आप रेडियो एक्टिविटी के, हाँ क्वेश्चंस बनेंगे, अब धड़ल्ले से बनेंगे, मस्ती से, आप सवाल करना चालू कर दो।
ठीक है, नमस्ते आज की।